प्यारे बच्चों, आपका सामाजिक अध्ययन की कक्षा में स्वागत है। आज हम राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य यानी किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक के बारे में चर्चा करेंगे। इसके माध्यम से हम राज्य और राजाओं के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जानेंगे। इसमें हम यह भी जानेंगे कि जनपद क्या होते हैं, महाजनपद क्या होते हैं और मगध और वज्जी जैसे महाजनपदों की शासन व्यवस्था के बारे में भी बात करेंगे। तो आओ इस पर चर्चा करें। सर्वप्रथम कुछ लोग शासक कैसे बने। कुछ राजा संभवतः लोगों द्वारा चुने गए थे। करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन हुए और कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। राजा बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। अब अश्वमेध यज्ञ क्या था? अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा ज्यादा शक्तिशाली है। उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था जो यज्ञ कराने वाले राजा को शक्तिशाली मानते थे। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उपहार लाते थे। आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करते थे। सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। राजा के सगे संबंधी जैसे उनकी रानियां और पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। और राजा के में सारथी का भी बड़ा योगदान है। सारथी यज्ञ के अवसर पर राजा की विजयों और अन्य गुणों का गान करता था। युद्ध क्षेत्र में वह राजा का सहचर होता था। वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। शुद्र लोगों को अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। आओ बच्चों, अब उस समय की वर्ण व्यवस्था को जानें। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते थे। सभी वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। इस प्रकार 4 प्रकार के वर्ण थे: ब्राह्मण, शासक, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, इनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलते थे। शासक, ये क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्य, इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। अब रहा शूद्र। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्र के समान माना जाता था। महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार भी नहीं था। बच्चों, एक और वर्ण था जिसे हम कहते थे अछूत वर्ग। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्राहक शामिल थे। इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। वर्ण व्यवस्था के बारे में लोगों के विभिन्न विचार थे। कुछ लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से भी श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कुछ लोगों ने छूत की आलोचना की। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। तो इस प्रकार उस समय की वर्ण व्यवस्था थी। आओ बच्चों, अब जनपद और महाजनपद के विषय के बारे में जानें। तो सबसे पहले हम जनपद की बात करते हैं। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। महायज्ञों को
करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाते थे। पुरातत्वविदों ने कई बस्तियों की खुदाई की, जिनमें दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरी खेड़ा प्रमुख है। खुदाई से पता चला कि लोग झोंपड़ियों में रहते थे। वे लोग मवेशियों और अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों आदि फसलें उगाते थे। कहने का मतलब ये है कि वहाँ उस समय लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। बच्चों, इस चित्र में आप एक धूसर पात्र का चित्र देख रहे होंगे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। ये बर्तन धूसर और लाल रंग के होते थे। पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये चित्र सरल रेखाओं और ज्यामिति की आकृतियों के रूप में है। ज्योमेट्रिक फिगर भी इसमें अंकित की गई है। पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली है। ये कटोरी का चित्र है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। तो बच्चों, अब आओ जाने महाजनपद के बारे में। करीब 250 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, जैसे कि आप इस चित्र में भी देख रहे होंगे। इसमें गंधार, कौशामली, फज्जी, कुरु, पाटलिपुत्र इस प्रकार के महाजनपदों को दर्शाया गया है। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। लोगों ने उन राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। तो प्यारे बच्चों, महाजनपद में किले निर्माण के भी एक शासन व्यवस्था चली। किलेबंदी से राजा अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। किलेबंदी से किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना, लाखों की संख्या में ईंटें और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष और बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता भी पड़ी होगी। तो आओ बच्चों, सबसे पहले हम देखें कौशामली किले की एक दीवार का चित्र इसमें दर्शाया गया है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। इस किलेबंदी के कारण राजा लोग सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। बच्चों, ये आहत सिक्के चांदी या सोने के होते थे, जिसमें एक चित्र अंकित किया जाता था। आओ बच्चों, अब इन महाजनपद में कर व्यवस्था के बारे में जानें। महाजनपदों के राजा को विशाल किले बनवाने व बड़ी सेना रखने के प्रचुर संसाधनों और कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। इसलिए महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना होता था। आखेटकों और संग्राहकों को
जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। इस प्रकार महाजनपदों में कृषि में भी परिवर्तन आया। कृषि में बच्चों दो बड़े परिवर्तन आए। सबसे बड़ा परिवर्तन लोहे से बना हल का फाल, और दूसरा धान के पौधों का रोपण। बच्चों, कठोर जीवन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था, इसलिए इससे फसलों की उपज बढ़ गई। इसलिए लोहे से बने हल का फाल को बनाने में बदलाव आया। इसी तरह धान के पौधों का रोपण। खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने की बजाय धान के पौध तैयार कर उसका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होती थी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी और भूमिहीन खेतीहर मजदूर करते थे। आओ बच्चों, अब हम मगध जैसे महाजनपद के बारे में जानें। लगभग 200 साल में मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। बच्चों, ये पाटलिपुत्र, जिसे हम आज पटना कहते हैं, गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, और इस जंगल में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। जंगलों से घर, गाड़ियां और रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्यारे बच्चों, मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए थे। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्यनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम तक फैला दिया था। मैसिडोनिया के एक राजा सिकंदर ने मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीता और भारत में व्यास नदी के किनारे से मगध की ओर कूच करना चाहा था, परंतु उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। सिपाही इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। आओ बच्चों, अब हम दूसरे महाजनपद वज्जी के बारे में जानें। मगध के नजदीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे। गण मतलब कई सदस्यों वाला समूह, और संघ संगठन या सभा। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी ये शासक एक साथ शासन करते थे। इससे प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद से तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कामगार इन सभाओं की में हिस्सा नहीं ले सकती थी। बुद्ध और महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। लगभग 1500 साल पहले तक संघों का राज्य चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर दिया। तो बच्चों, इस प्रकार ये दो महाजनपद मगध और वज्जी के बारे में हमने जाना। आओ बच्चों, यूनान और एथेंस भी ऐसे जनपद हुए हैं। उनकी शासन व्यवस्था के बारे में भी कुछ हम जानें। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के अन्य उन सभी पुरुषों को
पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए एक साल में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। आओ उनकी शासन व्यवस्था को भी जानें। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। तो इस प्रकार एथेंस की शासन व्यवस्था थी। तो बच्चों, आज की चर्चा में हमने जनपद, महाजनपद, मगध और फज्जी जैसी महाजनपद के बारे में जाना। बच्चों, इस वीडियो के साथ एक कार्यपत्रक भी जोड़ा गया है। कृपया उस कार्यपत्रक में दिए गए प्रश्नों को हल करें ताकि आपकी इसके बारे में और समझ बन सके। धन्यवाद। थैंक यू। बी सेफ एंड हैप्पी।